हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये एक अजीब पहेली है ना कि कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपनी दुनिया बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग बस वक्त के साथ भागते रह जाते हैं। हाँ। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वे इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, और उनका जो मुख्य विचार है वो बहुत शक्तिशाली है। क्या है वो? कि समय प्रबंधन का असली मतलब समय को नियंत्रित करना है ही नहीं, वो तो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। अच्छा। असली खेल है खुद को, अपने फैसलों को और अपनी प्राथमिकताओं को नियंत्रित करना। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी आत्म प्रबंधन के मूल सिद्धांतों की गहराई में उतरना है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बातचीत किसी नए ऐप, किसी हैक या किसी शॉर्टकट ट्रिक के बारे में नहीं है। सही। आज हम उन बुनियादी स्तंभों की बात करेंगे जिन पर एक असरदार और सार्थक जीवन टिका होता है, जैसे कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारे विचारों में कितनी स्पष्टता है और क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद है। ये वो चीजें हैं जो किसी भी तकनीक से ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये हमारे काम करने के तरीके को जड़ से बदल देती हैं। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा विचार जो इन स्रोतों में सामने आता है वो ये है कि टाइम नहीं, अटेंशन मैनेज होता है। हाँ। यानी समय का प्रबंधन एक भ्रम है, असली चीज है अपने ध्यान का प्रबंधन। सही कहा। हम सबके पास समय बराबर है, पर ध्यान की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो अलग अलग है। और इन लेखों में एक दिलचस्प नजरिया ये है कि हमारा ध्यान 3 मुख्य जगहों से लगातार लीक होता रहता है। अच्छा, कहाँ से? पहला, हमारा फोन और सोशल मीडिया का वो अंतहीन स्क्रॉल। दूसरा, जरूरत से ज्यादा सोचना, मतलब ओवरथिंकिंग का जाल। जो हम सब करते हैं। और तीसरा, बिना किसी योजना के दिन में उतर जाना। और यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो ये है कि समाधान बहुत जटिल नहीं है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक जो सुझाई गई है वो है रोजाना सिर्फ 2 घंटे का एक हाई अटेंशन जोन बनाना। हाई अटेंशन जोन? हाँ, एक ऐसा समय, एक ऐसी ढाल जिसे कोई भेद न सके, जिसमें कोई फोन न हो, कोई सोशल मीडिया नहीं, और सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पर 100% ध्यान लगाया जाए। ये 2 घंटे आपके कोई नई स्किल सीखने के लिए हो सकते हैं, या पढ़ाई, या करियर का सबसे मुश्किल काम करने के लिए। और यही 2 घंटे हैं जो धीरे धीरे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। ये हाई अटेंशन जोन का आइडिया तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक सवाल उठता है। क्या? अगर हम ये जोन बना भी लें तो भी कई बार हमारा ध्यान क्यों भटकता है? हम उस 2 घंटे के लिए बैठते तो हैं, पर दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। मुझे लगता है स्रोत इसका जवाब बहुत खूबसूरती से देता है। हाँ, और ये एक बहुत ही आम समस्या है। यहाँ पर एक मुख्य तर्क यह है कि हम हमेशा विकर्षणों को, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को दोष देते हैं, पर असली दुश्मन वो नहीं है। तो फिर कौन है? असली दुश्मन तो है स्पष्टता की कमी, क्लैरिटी की कमी। अच्छा। जब हमारी प्राथमिकताएं कमजोर या धुंधली होती हैं, तो हर छोटी से छोटी चीज हमें रास्ते से भटका देती है। एक नोटिफिकेशन, एक फोन कॉल। जब हमें यही नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है, तो हर मोड़ पर हम भटक जाते हैं। जब मैंने पढ़ा ना कि असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं, स्पष्टता की कमी है, तो मुझे सच में रुक कर सोचना पड़ा। हम हमेशा अपने फोन को दोष देते हैं, लेकिन शायद असली समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमें उस वक्त करना क्या चाहिए था। एकदम। और इसी के समाधान के लिए स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताता है। सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट निकालकर 3 सवालों के जवाब लिखना। बस 3 सवाल? हाँ। पहला, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? दूसरा, ये मेरे बड़े लक्ष्यों के लिए क्यों जरूरी है? और तीसरा, मैं इसे ठीक किस समय करूंगा या करूंगी? ये 3 सवाल ये पूरे दिन को एक दिशा और एक मकसद दे देते हैं। और फिर बाकी के जो 90% छोटे मोटे काम है वो अपने आप सही जगह पर बैठ जाते हैं। तो ठीक है, एक बार जब हमें ये स्पष्टता मिल गई कि करना क्या है, तो अगला कदम आता है रणनीति का। और यहाँ स्रोत एक चीज का नियम, यानी रूल ऑफ वन थिंग पेश करता है। कम करो पर पूरा करो। हाँ बिल्कुल, कम करो पर पूरा करो। अक्सर हम एक साथ 10 काम शुरू कर देते हैं और शाम तक एक भी पूरा नहीं होता। हाँ, और हाथ में सिर्फ थकान और निराशा लगती है। इस विचार के पीछे की सोच ये है कि हर रोज खुद से बस एक सवाल पूछना है। अगर आज सिर्फ एक काम पूरा करने का मौका मिले जो बाकी सब कुछ आसान कर दे, तो वो कौन सा होगा? और ये विचार सीधे तौर पर पारेटो सिद्धांत से जुड़ता है, जिसे हम 80-20 का नियम भी कहते हैं। 80-20 रूल, हाँ। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ हमारे 20% कामों से आते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा और गहरा मतलब भी है। वो क्या? इसका मतलब ये है
कि हमारा 80% तनाव, हमारे 80% देरी और हमारी 80% व्यस्तता उन 80% बेकार के कामों पर समय लगाने से आती है, जिनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम व्यस्त दिखते हैं पर असरदार नहीं होते। ये 80-20 का नियम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में उन 20% कामों को पहचानना ही सबसे मुश्किल काम है। क्या स्रोत इस बारे में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है कि हम ये कैसे पता लगाएं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है परिणाम पर ध्यान देना, गतिविधि पर नहीं। मतलब? स्रोत सुझाव देता है कि अपनी टू डू लिस्ट के हर काम के आगे खुद से पूछें, अगर मैं ये काम ना करूं तो क्या कल कोई बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा? अच्छा। या फिर क्या ये काम मुझे मेरे महीने के सबसे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा? जिन कामों का जवाब हाँ में है, वही आपके 20% है। और बाकी 80% का क्या करें? बाकी 80% कामों को या तो खत्म कर दें, मतलब एलिमिनेट, या ऑटोमेट कर दें, या किसी और को सौंप दें, मतलब डेलीगेट, या फिर कुछ समय के लिए टाल दें। यहां से बात और भी गहरी हो जाती है। स्रोत एक क्रांतिकारी विचार सामने रखता है कि सफल होने के लिए अनुशासन और इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना एक हारी हुई लड़ाई है। ये बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मुझ में और अनुशासन होता, लेकिन सच तो ये है कि हमारी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। तो इसका बेहतर विकल्प क्या है? एक सिस्टम बनाना। अनुशासन मुश्किल है, लेकिन सिस्टम आसान है। और ये सिस्टम वाली बात सिर्फ आदतों तक सीमित नहीं है, ये हमारे माहौल को डिजाइन करने के बारे में है। सही। सिस्टम का मतलब है आदतों और माहौल का एक ऐसा सेट बना लेना जो सही काम को करना आसान और गलत काम को करना मुश्किल बना दे। एक उदाहरण दे सकती हैं? जैसे अगर आपको रोज सुबह लिखने की आदत डालनी है, तो अनुशासन पर निर्भर रहने के बजाय रात में ही अपनी टेबल पर लैपटॉप, एक ग्लास पानी और अपने नोट्स रखकर सोएं। जब माहौल तैयार होता है तो इच्छा शक्ति की जरूरत 90% कम हो जाती है। मुझे ये घर्षण रहित जीवन का विचार बहुत पसंद आया। मतलब अपने रास्ते के पत्थर खुद ही हटा दो। बिल्कुल। स्रोत में कुछ बेहतरीन सिस्टम के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मॉर्निंग 1 टास्क रूल, यानी सुबह उठते ही सबसे जरूरी काम निपटा लेना। हाँ, ईमेल या सोशल मीडिया देखने के बजाय, या फिर इवनिंग प्लानिंग, जिसमें अगले दिन की योजना एक रात पहले ही 5 मिनट लगाकर बना ली जाती है, ताकि सुबह उठकर सोचना ना पड़े। एग्जैक्टली। इसी तरह डिजिटल डिटॉक्स ब्लॉक्स या फिर पोमोडोरो तकनीक, जब ये चीजें सिस्टम बन जाती हैं तो हमें रोज रोज खुद को काम करने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता। और सिस्टम की बात सीधे तौर पर मल्टीटास्किंग के उस मिथक से जुड़ती है जिसे हम सब उत्पादकता का प्रतीक मानते हैं। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करके हम समय बचा रहे हैं, लेकिन इन लेखों का एक मुख्य तर्क ये है कि मल्टीटास्किंग असल में क्या कहते हैं, रैपिड स्विचिंग है। मतलब हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, वो बस तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है। पर हर बार जब हमारा दिमाग ये स्विच करता है तो उसे दोबारा उस काम पर पूरी तरह फोकस करने में, वार्म अप होने में 20 से 25 सेकंड लगते हैं। ये सुनने में कम लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम दिन में 200 बार भी ऐसा करते हैं, एक ईमेल देखा, फिर रिपोर्ट पर गए, फिर मैसेज का जवाब दिया, तो हमारे कई घंटे सिर्फ इसी वार्म अप में बर्बाद हो जाते हैं। दिमाग पूरी तरह से भ्रमित और थका हुआ महसूस करता है। ये तो वैसा ही है जैसे आप एक गर्म तवे पर बार बार पानी छिड़क दें। सही। सारी ऊर्जा भाप बनकर उड़ जाती है और तवा कभी गर्म ही नहीं हो पाता। मुझे याद है एक बार मैं एक जरूरी रिपोर्ट लिख रहा था और साथ में 5 अलग अलग लोगों को मैसेज पर जवाब दे रहा था। और क्या हुआ? आखिर में न रिपोर्ट पूरी हुई, न बातचीत ढंग से हुई, बस दिमागी थकान हाथ लगी। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी। इसका एकमात्र समाधान है डीप वर्क। डीप वर्क? यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर बिना किसी भटकाव के गहरा ध्यान लगाना। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने फोन और कंप्यूटर के सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए बंद कर दें। ये एक छोटा सा कदम हमारी उत्पादकता को अपने आप दोगुना कर सकता है। अब बात करते हैं काम करने के तरीके की। हम अक्सर अपने कैलेंडर में खाली समय देखकर काम की योजना बनाते हैं। लेकिन स्रोत एक बेहतर तरीका सुझाता है। कैलेंडर नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करो, एनर्जी मैनेजमेंट। इसके पीछे की सोच ये है कि हमारे दिन का हर घंटा बराबर प्रोडक्टिव नहीं होता। हाँ, सही कहा। स्रोत कहता है कि लोग मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। कुछ लोगों की ऊर्जा और रचनात्मकता सुबह के समय चरम पर होती है, मॉर्निंग पीक वाले लोग। हाँ, और कुछ की ऊर्जा देर शाम या रात में ज्यादा होती है, यानी नाइट पीक। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमें अपना सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम तभी करना चाहिए जब हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो।
और जब ऊर्जा कम हो तब हल्के फुल्के काम करने चाहिए, जैसे मैसेज का जवाब देना, मीटिंग्स करना या अगले दिन की योजना बनाना। जब हम अपनी ऊर्जा के प्राकृतिक चक्र के साथ काम करते हैं तो दिन बहुत सहज और उत्पादक बन जाता है। और ऊर्जा के साथ साथ समय सीमा का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। यहीं पर पार्किंसन का एक दिलचस्प नियम सामने आता है। कॉलेज के असाइनमेंट वाला। हाँ, बिल्कुल वही। याद कीजिए वो असाइनमेंट जिसे पूरा करने के लिए 1 हफ्ता मिला था और हमने उसे आखिरी रात में ही पूरा किया। हाँ, ये नियम यही कहता है, काम खुद को उतना ही फैला लेता है जितना उसे करने के लिए समय दिया जाता है। ये सिर्फ हमारी टाल-मटोल की आदत नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। तो हम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका व्यवहारिक समाधान ये है कि हर काम के लिए जानबूझकर छोटी डेडलाइन तय की जाए। जैसे अगर कोई काम 1 घंटे का लगता है तो उसके लिए 40 मिनट का लक्ष्य रखें, 40 मिनट के काम के लिए 25 मिनट का। ये छोटी समय सीमाएं हमारे दिमाग को एक रैपिड मोड में डाल देती हैं। हाँ, जिससे फोकस बढ़ता है और टाल-मटोल की आदत कम होती है। ठीक है, तो हमने ध्यान, स्पष्टता, सिस्टम और ऊर्जा की बात की। ये सब अंदरूनी बदलाव हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा कौशल है जो बाहरी दुनिया से हमारे समय की रक्षा करता है, और वो है ना कहना सीखना। हाँ, स्रोत कहता है कि हमारा ज्यादातर व्यस्त रहना दूसरों को ना न कह पाने का नतीजा है। और ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, ये असल में अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। वॉरेन बफे का एक मशहूर कॉल है, सफल लोगों और बहुत सफल लोगों में फर्क ये है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। तो ये कैसे तय करें कि किसे हाँ कहना और किसे ना? इसके लिए साप्ताहिक समीक्षा यानी वीकली रिव्यू बहुत मदद करती है। स्रोत सुझाव देता है कि हर हफ्ते के अंत में सिर्फ 10 मिनट निकालकर ये देखें कि पिछला हफ्ता कैसा गया, कौन से काम समय की बर्बादी थे और अगले हफ्ते की प्राथमिकताएं क्या हैं। हाँ, ये 10 मिनट का अभ्यास हमारे रास्ते को भटकने से बचाता है। और ये सब सिर्फ काम के बारे में नहीं है, जीवन में संतुलन भी उतना ही जरूरी है, वरना हम बर्नआउट हो जाएंगे। बिल्कुल। इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही सरल 5-5-5 फॉर्मूला का जिक्र है। 5-5-5। हर दिन 5 मिनट आभार व्यक्त करने के लिए, 5 मिनट गहरी सांस लेने या ध्यान के लिए, ताकि दिमाग शांत हो। हाँ, और 5 मिनट कुछ अच्छा पढ़ने के लिए जो हमें प्रेरित करे। ये 15 मिनट हमारे दिमाग को रिचार्ज करने का काम करते हैं। अब हम उस अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं जो इन सभी विचारों को एक साथ एक धागे में पिरोता है। वो है जीवन का उद्देश्य, लाइफ पर्पस। जब किसी इंसान को ये पता होता है कि उसे जाना कहाँ है, उसका क्यों क्या है, तो रास्ते के छोटे मोटे भटकाव अपने आप कम हो जाते हैं। मंजिल साफ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। हाँ, एक स्पष्ट उद्देश्य होने से फैसले लेना आसान हो जाता है और फोकस 10 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत गहरा सवाल पूछता है जो हमें हर 3 महीने में खुद से पूछना चाहिए। मैं क्या बनना चाहती हूँ, और जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या वो काम मुझे उस मंजिल के करीब ले जा रहा है? और अगर इसका जवाब नहीं है, तो यही समय है अपने रास्ते को सुधारने का, कोर्स करेक्शन का। यही वो सवाल है जो हमें सिर्फ व्यस्त रहने से बचाकर वाकई में कुछ सार्थक करने की ओर ले जाता है। बिना उद्देश्य के उत्पादकता सिर्फ तेजी से गलत दिशा में भागना है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि समय प्रबंधन असल में आत्म प्रबंधन है। हाँ, भीतरी स्पष्टता से आता है। स्रोत के हिसाब से असल समय प्रबंधन इन 6 मुख्य तत्वों से बनता है। पहला, अपने ध्यान पर नियंत्रण। दूसरा, स्पष्ट प्राथमिकताएं। तीसरा, एक चीज पर गहरा फोकस। चौथा, मजबूत सिस्टम पर भरोसा, अनुशासन पर नहीं। पांचवां, डीप वर्क की आदतें। और छठा और सबसे जरूरी, अपने जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता। जिस दिन हमने खुद को इन पैमानों पर प्रबंधित करना सीख लिया, उसी दिन से समय हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे साथ काम करना शुरू कर देता है। स्रोत की अंतिम पंक्तियां इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती हैं। समय बचाना मतलब जीवन बचाना, और समय का सही उपयोग मतलब अपने सही भविष्य का निर्माण करना। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर अनुशासन और इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय हम केवल एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लगभग स्वचालित बना दे, तो वो सिस्टम कैसा दिखेगा? वो कौन सी एक आदत होगी या माहौल में किया गया कौन सा एक बदलाव होगा जो बाकी सब कुछ आसान कर देगा?